इतिहासकारों ने या समाज के लोगों ने राष्ट्रपिता का जो पद दिया है वो महात्मा गांधी को दिया है, लेकिन यदि राष्ट्रपिता का पद देखे तो ये पद ज्योतिराव फुले को जाना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा था। जबकि ज्यादातर रूढ़िवादिता रही, उसके बावजूद भी उन्होंने जो कार्य किया वो राष्ट्रपिता के पद के तरह कार्य किया। इसलिए राष्ट्रपिता का पद महात्मा गांधी को न जाकर के ज्योतिराव फुले को जाना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम हरिजन के जीवन के बारे में कि वो हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण या हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली क्यों देते रहते हैं। और अभी ताज़ा उनका बयान आया है कि अगर इस समय राम और कृष्ण होते तो उनको मैं जेल भेज देता। भगवान श्री राम की बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम ने शंभूक का वध किया था, जो कि एक शूद्र जाति से था, और इसलिए इनके ऊपर मैं धारा 302 लगा देता, यानी कि 302 में हत्या के मुकदमे में इनको जेल भेज देता। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कृष्ण हैं ये इनको मैं अश्लील हरकतों करने के लिए, यानी कि महिलाओं का शोषण करने के लिए इनको जेल भेज देता। इस प्रकार की बात कर रहे थे, यानी कि उनके ऊपर महिला शोषण का या महिलाओं के कपड़े जो चुरा के वो भाग जाते थे, इन सारी चीज़ों को लेकर वो बयानबाजी कर रहे थे। और अब उनके ऊपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों द्वारा या वहाँ के कुछ लोगों द्वारा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और उसके बाद इन्होंने ये सफाई दी थी कि मैंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बोला था, कि संवैधानिक रूप में मैंने ये बातें बोली थी कि आज के समय में अगर राम और कृष्ण होते तो उनके साथ इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन है डॉक्टर विक्रम हरिजन। डॉक्टर विक्रम हरिजन की बात करें तो भले ही वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। एक मामला और ऐसा ही इनका आया था। ऐसे इनके कई मामले हैं, एक नहीं दर्जनों मामले हैं, लेकिन इनका जीवन स्ट्रगल से भरा रहा। ये कभी चोर थे, इनके पिता भी चोर थे, इनकी माँ भी चोर थी। सारी चीज़ें हम बताएंगे। इनके खुद की जुबानी जो इन्होंने खुद से एक इंटरव्यू के दौरान या एक जीवन परिचय जहाँ पे बताई जाती है, जिसको हम कहते हैं जोश टाल्क में इन्होंने जो अपनी कहानी बताई थी उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने उसमें क्या क्या बताए थे। अगर हम इनके घर की बात करेंगे, ये हैं कहाँ के, तो ये बेलघाट गोरखपुर के हैं। गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ की नगरी से हैं और उसी गोरखपुर में ये बताते हैं अपने जीवन के बारे में। बात करें तो इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, और इसमें एक पुस्तक तो इन्होंने कास्टिज्म को लेकर लिखा है और एक पुस्तक इन्होंने हिस्ट्री को लिखा है। साथ ही साथ ये इंग्लिश के बहुत बड़े पक्षधर है, यानी कि इंग्लिश भाषा को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और इनके अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम आयोजित हुए जिनमें इन्होंने इंग्लिश भाषा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। अच्छा, मैंने वो जो बात बताई कि ये हमेशा विवादों में फंसे रहते हैं, एक बार की बात है, ये लगभग 50 दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि उस समय भी इन्होंने जैसी आज टिप्पणियाँ की हैं, ऐसी ही कुछ अभद्र टिप्पणियाँ देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बोली थी। और उसके बाद इन्हें अपने मॉब लिंचिंग का डर था। होगा क्या था कि क्लास चल रही थी और उसी क्लास के दौरान इन्होंने देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले थे, जिसके बाद क्लास के स्टूडेंट ने बगावत कर दी थी। फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ीनामा भी मांगा था। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। खैर, इनके मुख से मैंने कहीं पर नहीं सुना कि इन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दिया गया है कि ये बार बार माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन इस बार लंबा फंसे हैं। और ये उस बार क्या हुआ था कि 50 दिनों के लिए गायब हो गए थे, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ये नहीं आए। इनको डर था कि इनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा। जिनको मॉब लिंचिंग नहीं पता हो उनको हम बता दें कि कई लोगों द्वारा मिलकर किसी एक व्यक्ति को मार दिया जाना, उसे मॉब लिंचिंग की धारा में रखते हैं, यानी कि मॉब लिंचिंग कहते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन के बारे में, इनका जीवन कैसा रहा। डॉक्टर विक्रम हरिजन, ये मैंने बताया कि ये खेलघाट गोरखपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? खेलघाट गोरखपुर के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि इनका जो परिवार था, इनके जो पिता थे वो बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर आप जानते हैं कि किसी भी एक मानक के रूप में उन्हें बंधुआ बना लिया जाता है। बंधुआ तो बांध के नहीं रखा जाता था, एक तरह से वो एक समय सीमा में बंधे रहते थे, एक व्यक्ति के लिए ही काम करते थे और वो व्यक्ति जो उसे जितना धन दे दे या जितना उसको भोजन दे दे वही चीज़ें होती हैं। ये तक बताते हैं। अब कहाँ तक सत्य है या सिर्फ सिंपैथी के लिए गेन करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये तक बताया कि जब जो अनाज होते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ का
फसल है। उस फसल में जो बैल होते हैं, वो बैल जब उसको अपने पैरों से रगड़ते थे तो उसमें से गेहूं निकलता था, और उस गेहूं को जो बैल खा लेता था, उसके खाने के बाद जब वो गोबर करता था, या गाय गोबर करती थी या जो भैंस थी, जानवर था, गोबर करता था, उस गोबर में जो गेहूं होता था, उस गेहूं को उनकी माँ निकालती थी और उसको भोजन में पकाती थी, तब जाकर उसका भोजन ये लोग करते थे। कहाँ तक सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये बातें जोश टाल के मंच पर खुद कही है, आप जाकर खुद सुन लीजिएगा। अब ये सिंपैथी गेन करने के लिए है या यह सत्यता थी, और सत्य भी हो सकता है, क्योंकि उस समय जमींदारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था। आज भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लोगों को दबाना चाहते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, उनको एक तरह से आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी जगहों पर आप प्रत्येक गांव में देखेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह यूज करना चाहते हैं, यानी कि उनका शोषण करना चाहते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई कि इनके जो पिता थे वो बंधुआ मजदूर थे, इनकी माँ जो थी गोबर से अनाज निकाल के उसको पकाती थी, तब ये लोग खाते थे। अब इनके हम बात करते हैं कि जब इस प्रकार की इनकी स्थिति थी, तो इस स्थिति से निकलकर वो जेएनयू का सफ़र करते हैं, जो भारत की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में स्थापित है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, और ये जो व्यक्ति थे जिनको खाने के लिए खाना नहीं था, गोबर से खाना निकाल के खाते थे, तो कैसे ये देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैसे बन गए। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे, साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी कैसे सीख ली जब इनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, सब कुछ जानेंगे। डिटेल में बने रहिए एमपीएस हिंदी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और देश के चर्चित व्यक्तियों के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए तो बात करते हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन के बारे में। डॉक्टर विक्रम हरिजन काफ़ी प्रभावित थे किनसे? अंबेडकर जी से, साथ ही साथ दुनिया के और जो क्रांतिकारी नेता थे, जैसे लिंकन हुए, अब्राहम लिंकन हुए, इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेल्सन मंडेला हुए, इन लोगों से प्रभावित थे। और इन लोगों के बारे में जानकर इनको ये पता चल गया था कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ चुकी थी। इस प्रकार से डॉक्टर विक्रम हरिजन अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ जाते हैं और ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बताते हैं कि जब बंधुआ मजदूरी का काम इनके पिता करते थे, साथ ही साथ वो चोरी भी करते थे, क्योंकि घर का खर्च नहीं चल पाता था, तो चोरी करके लाते थे, कहीं से कुछ चुरा के लाते थे, कुछ चुरा के लाते थे। तब इनके घर में घर का दिया जलता था, यानी कि चोरी करना इनके पिता का पेशा था। और इस बात को ये सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये यहाँ तक बताते हैं कि इनके माता जो थी वो भी मजदूर थी, वो भी लाती थी। और ये बताते हैं कि इनकी माता के द्वारा जो गहने वगैरह थे, सब गिरवी रखने के बाद भी इनको पढ़ाई के लिए पूरा पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता था। फिर क्या था, इन्होंने भी अपना दिमाग चलाया और कुछ जगहों पर मजदूरी करते थे, साथ ही साथ ये भी चोरी करना सीख गए थे। ये बताते हैं कि इनके पिता कोयले की खदानों में काम करते थे, यानी कि खदान का मतलब समझ रहे हैं कि लीगल वाला नहीं, इनलीगल काम करते थे, यानी कि चोरी से जो वहाँ पे कोयला निकाला जाता है या चोरी करके कोयला जो लाया जाता है, वो वाला काम इनके पिता करते थे। साथ ही साथ डॉक्टर विक्रम हरिजन भी तब ये काम करना शुरू कर दिए थे। और ये भी स्वीकार करते हैं कि इन्होंने चोरी कर करके पढ़ाई की है, यानी कि ये पढ़ने के लिए चोरी करते थे, चोरी करके लाते थे और पढ़ते थे। ये स्कूल में जब गए तो इनके पास कलम नहीं होती थी, तो ये अपने सहपाठियों के या दूसरी क्लास से भी कलम चोरी कर लेते थे, कलम किताब चोरी करते थे और फिर ये अपनी पढ़ाई करते थे। तो रही ना मज़ेदार कहानी डॉक्टर विक्रम हरिजन की। जब इस प्रकार से आदमी इतना संघर्ष किया रहा होगा, और उसको संघर्ष करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर उसको ये लगता है कि उसका धर्म उसके भगवान है, तो भगवान को गाली देगा। यानी कि जो डॉक्टर विक्रम है वो एक तरह से नास्तिक बन चुके हैं, वो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, इसलिए वो अपने विचार प्रकट करते हैं। और हिंदू सनातन परंपरा में आस्तिक और नास्तिक दोनों का स्वागत रहता है, और सवाल उठाने का काम तो कोई भी कर सकता है। और धार्मिक देवी देवताओं को गाली देना तो एक कल्चर सा बन गया है, अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, स्टालिन के बेटे कर रहे थे, उदयनिधि कर रहे थे, और बिहार के शिक्षा मंत्री कर रहे थे, और लगातार देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ होती रहती थी। आपने देखा कि अभी गाजियाबाद के एक AEMS करके कोई स्कूल था, उसमें भी
एक छात्र ने जय श्री राम का नारा स्टेज से लगा दिया तो उसको मंच से उतार दिया गया। हालांकि मैं भी जहां भी मंच शेयर करता हूं जय श्री राम जरूर बोलता हूं, क्योंकि मेरी आस्था है, उनकी आस्था नहीं है। खैर, अब बात करते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे हुई। स्कूल की शिक्षा मान लीजिए इनकी पूरी हुई, गोरखपुर में ये आ चुके थे। फिर उसके बाद इनको JNU जाना था। ये JNU के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते थे, किस प्रकार से रेडियो वगैरह पे JNU के प्रोफेसर जो होते थे उनकी कहानियाँ सुनते रहते थे, यानी कि उनके जो लेक्चर्स थे या जो भी उनकी बातें होती थी, उनके डिबेट्स होते थे, ये रेडियो के माध्यम से सुनते रहते थे और JNU में इनका इंटरेस्ट बन गया था। चलिए खैर, संघर्षों का दौर चलता रहा और JNU ये पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं इन्होंने बताया है कि JNU जाने के लिए इन्होंने, इनके पिता ने, इनके माता ने, जो भी थे इनके परिवार के लोग, वहाँ के लोगों से, जो इनके पास पड़ोस के रिक्शे वाले थे या जो लोग थे, उन लोगों से 10-10, 20-20 रुपए लेके ये JNU पहुँच जाते हैं। असली कहानी शुरू होती है इंग्लिश वाली JNU से, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली से। इनकी क्लास चलती है और उस क्लास के दौरान इनकी जो प्रोफेसर होती हैं वो इनको पढ़ाती हैं, यानी कि इनकी क्लास में आती हैं और क्लास चलता है। क्लास के दौरान पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश में दिया जाता है। फिर इनका दिमाग और इनका ब्रह्मांड हिल जाता है कि ये मैं कहाँ आके फंस गया, क्योंकि JNU में इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही थी। अब ये परेशान हो गए और अपने प्रोफेसर से चलती क्लास में बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रोफेसर जो मैडम थी उनको लगा कि इनको कोई शब्द नहीं समझ में आया होगा इंग्लिश का, तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो प्रोफेसर ने ये कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहाँ पर हिंदी में क्लास चलती है। तो ये वहाँ से आ जाते हैं गोरखपुर। जब गोरखपुर आ जाते हैं तो इनको बहुत सारे ताने मिलते हैं। इन्होंने बताया कि एक इनके यहाँ गुरुजी थे, ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने इनको ताना मारा कि संघर्ष से पीछे क्यों हट रहे हो। जब उन्होंने ये ताना मारा तो ये बात इनको लग गई, क्योंकि जो वो ब्राह्मण गुरु इनके थे, इनके गुरु नहीं थे, वो वहाँ के एक गुरु थे। तो उन्होंने ताना मारा कि संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। तो ये चीज़ें इनको क्लिक कर गई, कहीं ठेस पहुँचाई और इन्हें फिर से अंबेडकर और अब्राहम लिंकन जैसे लोग याद आए कि वो लोग भी शिक्षा के लिए संघर्ष करते रहे और पीछे नहीं हटे। ये बातें इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताई हैं। फिर उसके बाद ये फिर जाते हैं JNU में और फिर वहाँ पर इनका संघर्ष शुरू होता है इंग्लिश मीडियम को लेकर। ये जाते हैं और वहाँ लगातार ये कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पे हिंदी पढ़ना छोड़ दिया। वो लगातार 3 सालों तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ते थे। वहाँ के जो क्लर्क थे, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, विभिन्न जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग थे, लोगों को पता चल गया था कि इसको इंग्लिश नहीं आती है और इसको इंग्लिश सिखाना है। इनके क्लासमेट जो थे वो सब मिल के इन्हें इंग्लिश सिखाते थे। स्कूल के क्लर्क तक इनको इंग्लिश सिखाते थे और कई प्रोफेसर इनसे रोज़ाना पेज पर लिखवाते थे इंग्लिश और अपने सामने इनसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते थे। और इन्होंने बताया कि 3 सालों बाद इनका जब MA में एडमिशन हुआ, तो MA या किसी क्लास में इनका एडमिशन हुआ, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने सोशियोलॉजी में यानी समाजशास्त्र में इन्होंने इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे एडमिशन लिया, एंट्रेंस निकाला और उसके बाद ये इंग्लिश के विद्वान भी बन गए और इन्होंने इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा आगे रखा। और जब इन्होंने ये भी बताया कि जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनका इंटरव्यू हो रहा था तो इन्होंने अपना इंटरव्यू भी इंग्लिश मीडियम में ही दिया था। और इन्होंने, मैंने पहले बता दिया कि कई कल्चरल प्रोग्राम जो थे, इवेंट जो हुए, उनमें इन्होंने इंग्लिश को भी माध्यम में रखा, जबकि हिंदी भी साथ में था, तो इंग्लिश को भी इन्होंने वहाँ पे प्रमोट किया। तो इस प्रकार से इनकी जर्नी जो थी काफ़ी कष्टदायी रही। और मैंने पहले बता दिया कि इन्हें लगता है कि इन्हें जो हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं हैं, जाति व्यवस्था है, उसकी वजह से इन्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। जमींदारी प्रथा थी, उसकी वजह से इन्हें झेलनी पड़ी। और जो बधुआ मजदूरी, जो कुप्रथाएं थी, इनकी वजह से ये झेलनी पड़ी। और ये उनकी अंदर की भड़ास है जो निकल के बाहर आ रही है। और कहीं ना कहीं वो ये सब बोल के भगवान को गाली देकर या हिंदुइज्म को गाली देकर अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको बाहर प्रकट करते हैं। तो इन चीज़ों को भी लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इतना संघर्ष कर के आया है तो वो अपनी पीड़ा निकाल रहा है, तो इसका भी एक आनंद है पीड़ा निकालने का। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन्होंने इतना कष्ट झेल लिया है, उनके ऊपर FIR करिए, जेल भेज दीजिए। खैर, वो भले ही 50 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, तो मृत्यु का डर सबको होता है। लेकिन एक मुझे लगता है एक मोटिवेशनल स्टोरी थी कि एक बधुआ मजदूर का बेटा, एक चोर का बेटा, एक खुद चोर हो लेकिन चोरी किया किसके लिए? पढ़ने के लिए।
कहाँ तक सच है ये तो डॉक्टर विक्रम हरिजन ही जानते होंगे। जो चीज़ें उन्होंने बताई थी उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो ये रही डॉक्टर विक्रम हरिजन की पूरी स्टोरी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस समय प्रोफेसर हैं और इतिहास को ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि इंग्लिश जो है वही जो है सब चीज़ों का द्वार है, यानी कि इंग्लिश को ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, हिंदी को उतना महत्व नहीं देते हैं। बाकी इनकी सारी चीज़ें हिंदी में ही आती हैं, बातचीत हिंदी में आती है, पोस्ट इनके हिंदी में आते हैं, लेकिन इंग्लिश का समर्थन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर विक्रम हरिजन हैं इन्होंने जो बातें कही हैं क्या सही कही हैं? सही तो बिल्कुल भी नहीं कही है। किसी भी धर्म विशेष के बारे में आपको नहीं बोलने का अधिकार है, लेकिन मैंने बता दिया कि मैटर क्या है, किस लिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें उनके कष्ट हैं, उनके पीड़ा हैं, उनको निकालने का एक काम है, उनके मन की भड़ास है और ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। इसके लिए वो किस प्रकार से क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा मुद्दा है कास्टिज्म। वो किसके शिकार हैं? कास्टिज्म के। इनकी पुस्तक भी जो आई है कास्ट से रिलेटेड पुस्तक आई है, उस पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं एक्चुअली मैं देखता हूँ। हाँ, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट। ये एक उनकी किताब है। अगर आप उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ये वाली किताब इनकी ढूंढ के पढ़िए, या यूनिवर्सिटी के आसपास अगर आप रहते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाइए और इनसे खुद इसकी प्रतियां ले सकते हैं, जिससे आप इनके बारे में और बेहतर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी तरह की रोचक जानकारियाँ, सच्ची जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में चीज़ें जो आपके विचार हैं ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी जानकर पता चले कि क्या आप लोग सोचते हैं। डॉक्टर विक्रम हरिजन की स्टोरी सुनने के बाद ही आप इनके बारे में विचार बनाइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।